हेलो गाइस, जादू क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है कि वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन बेटा जिंदगी दोबारा नहीं मिलती इस वक्त को बदलने के लिए। इसलिए ईमानदारी से और लगन से आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप अभी से बढ़िया तरीका से मेहनत से स्टडी करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो आप आगे चल के आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण क्या होता है? तो ये दर्पण होता है, दर्पण मतलब बोलते हैं शीशा, इंग्लिश में से बोलते हैं मिरर। तो जब किसी कांच की प्लेट पर, कोई सी प्लेट हो सकती है, प्लेट गोलाकार भी हो सकती है और समतलाकार भी हो सकती है। तो जब किसी कांच की प्लेट के एक तरफ अगर हम पॉलिश कर दें, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। कांच की कोई प्लेट लेंगे, उसके एक तरफ हम पॉलिश कर देंगे, तब वो है बन जाता है दर्पण। तो यहां लिख सकते हो भाषा इसकी, जब हम कांच की प्लेट के एक तरफ परावर्तक पॉलिश कर दें, तो उसे दर्पण कहते हैं। तो उसे दर्पण कहते हैं। तो जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेन मिरर और इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इसे बोलते हैं प्लेन मिरर और इसे बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले आप समझोगे समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जब किसी कोई कांच की समतल प्लेट लेंगे और समतल प्लेट के एक तरफ जब हम पॉलिश कर देंगे, तो यह बन जाता है आपका समतल दर्पण। चित्र हम दिखा रहे हैं अभी आपको। ये है एक कांच की प्लेट है, जब मैंने इसके एक तरफ ये पॉलिश की हुई है, और जब ये कांच की समतल प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, तो हम इसका नाम देते हैं समतल दर्पण। ये क्या होता है? समतल दर्पण है ये। गोली दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच की गोली प्लेट के ये गोलाकार, ये देखो ये गोलाकार है, ये गोलाकार कांच की प्लेट है। अगर हम इसके एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, कांच की गोली प्लेट के एक तरफ जब पॉलिश कर दी जाती है, तो ये बन जाता है आपका गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण में गोलाकार प्लेट लेंगे कांच की और एक तरफ ये पॉलिश कर देंगे, तब ये बन जाता है आपका गोली दर्पण। और समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में समतल प्लेट लेते हैं और एक तरफ ये पॉलिश कर देते हैं, तो यह बन जाता है आपका समतल दर्पण। तो इस प्रकार जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। उसके बाद में जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण के भी दो भाग कर दिए जाते हैं। गोली दर्पण के आपके दो भाग होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है आपका अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है? उत्तल में क्या होता है? उत्तर भाग से हम जिस भाग से देखेंगे उस तरफ पॉलिश नहीं होती है, और जिधर से हम नहीं देखते हैं उधर पॉलिश होती है। उत्तल का मतलब सीधी बात ये होती है, उत्तल का मतलब पहले होता है उभरा हुआ। जैसे अगर हम ये ऐसे कर दें, तो ये हमारा उभरा हुआ भाग है, इसे बोलेंगे उत्तल भाग, और ये धसा हुआ है, इसे बोलेंगे अवतल। और इसे बोलेंगे उत्तल। अगर हमें इधर से ये उभरा हुआ है, ये मान लो कांच का है, अगर हमें इधर से हमें चेहरा देखना है, तो इधर की तरफ पॉलिश करेंगे, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है? यदि हम अवतल भाग पर पॉलिश कर दें, यानी दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, तो उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण।
उत्तल अवतल में क्या होता है, अवतल में ये होता है कि उत्तल पर पॉलिश करेंगे और अवतल से देखेंगे, अवतल से देखेंगे, उत्तल की तरफ पॉलिश करेंगे, तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। देखो हमारे पास है ये अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल, ये है आपका अवतल दर्पण। ये धसा हुआ है और ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है तो उभरे हुए भाग पर पॉलिश है और दबे हुए भाग पर पॉलिश नहीं है। तो जब दबे हुए भाग पर पॉलिश नहीं है, इधर से हम चेहरा देखेंगे तो ये भाग जो दबा हुआ भाग होता है, यह होता है अवतल, और अवतल होता है तो इसी को बोलते हैं हम अवतल दर्पण, क्योंकि ये उभरे हुए भाग पर पॉलिश है। अवतल दर्पण क्या होता है, इस तरीका से अवतल दर्पण में ये उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगी, उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगी, दबे हुए भाग पर पॉलिश नहीं होगी। अब दबे हुए जो भाग को बोलते हैं हम अवतल बोलते हैं, और पॉलिश कर दी तो ये बन जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये है आपका अवतल दर्पण। परिभाषा कैसे लिखोगे, जब हम किसी कांच की गोली प्लेट के, ये गोलाकार प्लेट है क्योंकि गोली के ही ये दो भाग हैं, अवतल और अवतल, तो जब हम किसी कांच की गोली प्लेट के उभरे हुए भाग पर अगर हम परावर्तक पॉलिश कर दें तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में हम दबे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे, दबे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे। इस तरीका से ये दबा हुआ भाग है, इस पर हम पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण, और हम इधर से चेहरा देखेंगे, इधर से चेहरा देखेंगे तो ये दबा हुआ भाग है और दबे हुए भाग को बोलते हैं अवतल, और पॉलिश कर दें तो ये बन जाता है दर्पण। तो दबे हुए भाग पर अगर पॉलिश कर दी जाए तो हम इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, यानी अवतल भाग पर पॉलिश कर दो तो उत्तल बन जाता है, और उत्तल भाग पर पॉलिश कर दो तो यह बन जाता है अवतल। तो इस प्रकार जो दर्पण है आपके कितने प्रकार के, समतल और गोली के दो भाग हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जो ये भाग हैं ये आपके गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोले के कटे हुए भाग होते हैं। इस तरीका समझ लो, ये गोला है, यहां पर इसका केंद्र होगा, और अब हम इसे काट दें बीच में से, इस तरीका से ये हम काट दें और इधर हम पॉलिश कर दें, यानी दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो ये भाग ये बन जाता है आपका उत्तल। और जब हम उत्तल पर पॉलिश कर दें, इस तरीका से उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो ये वाला बन जाएगा अवतल। ये है उत्तल और ये है आपका अवतल। तो लो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे फर्स्ट नंबर, ध्रुव क्या होता है, चाहे इंग्लिश में बोलते से पोल, क्या बोलते हैं, पोल। हेड डाल लेना, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है, ध्रुव क्या होता है, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो, दोनों में कंडीशन ध्रुव एक ही होता है। देखो ध्यान से, ये आपका है अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल भाग पर हम पॉलिश कर रहे हैं। ये है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इधर बना रहे हैं हम उत्तल दर्पण क्योंकि ये दबे हुए भाग पर पॉलिश है। ये आपका बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो ध्रुव क्या होता है, कोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल है, ये वाला परावर्तक तल है, यहां से किरणें परावर्तित हो रही हैं। प्रकाश का परावर्तन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका कलई किया हुआ पृष्ठ है, पुता हुआ पृष्ठ है। तो यानी गोली दर्पण जिस खोखल, यानी गोलीय दर्पण परावर्तक तल के, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को, यहां से ये इसका ये बीच है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं इसे, ध्रुव। इसे दिखाते हैं पी से, यानी इसके बीचा बीच का जो भाग होता है ये, इसे बोला जाता है ध्रुव। उसके बाद में तो परिभाषा लिख सकते हो, परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद में वक्रता के अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को, इसके ये मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से इस तरीका से गुजरने वाली जो रेखा होती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसे, मुख्य अक्ष। जैसे ये गोला है, इस तरीका से गोला है, इसका यहाँ बीच में केंद्र होगा, तो यहाँ केंद्र से ये रेखा जा रही है ये। तो अब यहां से हम ये अगर काट दें इस तरीका से और इस तरीका से ये पॉलिश कर दें इधर, तो ये कौन सा बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। और जब हम इधर पॉलिश कर देते हैं इस साइड पर तो ये अवतल बन जाता है। तो इसके बीचों बीच से जो रेखा जा रही है ये हमारी, ये मुख्य अक्ष होगी, इसका ये दोनों का, इसका भी ध्रुव ये होगा, यहाँ भी इसका ध्रुव ये होगा। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, लेकिन ध्रुव है वो इस मुख्य अक्ष की
रेखा मुख्य अक्ष पर ही है। तो गोलीय दर्पण ये गोला है, इसका ये कटे हुए भाग होते हैं। तो यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और परावर्तक तल के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसके बाद में आता है वक्रता केंद्र। छोटे छोटे पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। वक्रता केंद्र, देखो इस गोले का ये केंद्र है, लेकिन ये कटे हुए भाग हैं, इसलिए इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये वक्राकार हैं, ये वाले ये भाग वक्राकार हैं, ये भी गोले का कटा हुआ है, ये भी वक्राकार है। वैसे हालांकि ये अगर हम केंद्र बोल दें फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का होता है, इसका ये जो है ये खोखले गोले का क्या है, भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यहाँ पर केंद्र होगा, इसका भी केंद्र इधर होगा, इसका केंद्र इधर होगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, इस खोखले गोले का, इस गोले का ये कटा हुआ भाग है, तो हम भाषा ये लिख देंगे वक्रता केंद्र में कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ये वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इससे दिखाते हैं सी से, प्रेस करते हैं, किससे करते हैं, सी से। उसके बाद में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस है, ये सेंटर है, कर्वेचर सेंटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ ध्रुव से, और ये केंद्र, ये ध्रुव, ये केंद्र है, और ये आपकी ध्रुव है। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की जो दूरी होगी केंद्र से और ये पर्दे की भी जो दूरी होती है उसे त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन ये गोले का कटा हुआ भाग है, वक्राकार है, इसलिए बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, या भाषा ऐसे लिख सकते हो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद में मुख्य फोकस क्या होता है, या फोकस डायरेक्ट कर लो, ये फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। इस तरीका से ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चल रही है, इस तरीका से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यानी परावर्तन होगा तो ये पीछे की ओर मुड़ेंगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर ये काटती हैं, इस तरीका से, उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फोकस। और इसे दिखाया जाता है एफ से। किसे दिखाते हैं, इसे एफ से। उसके बाद में आती है आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां भाषा क्या लिखोगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, जो फोकस दूरी होती है, ये जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होता है। लेकिन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी रेडियस, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो फोकस बनेगा इन दोनों के ठीक बीच में बनेगा, ठीक बीच में बनेगा। तो जितनी, जैसे ये 4 मीटर है तो ये फोकस दूरी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। इसका मतलब ये है जो फोकस दूरी होती है वक्र त्रिज्या की आधी होती है। तो ये फोकस दूरी होती है, फॉर्मूला आएगा, फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एफ बराबर आर बट्टे 2। इस पर न्यूमेरिकल आता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की इसकी कैसी होती है, ये आधी होती है, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, ध्रुव के ठीक बीच में ये फोकस बनता है। और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये थोड़े पॉइंट ध्यान रखने। द्वारक क्या होता है, परावर्तक तल के, ये जो परावर्तक तल का जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है, इस व्यास को ही बोलते हैं हम द्वारक। उसका क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। परावर्तक तल के, इस गोले के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या बोलते हैं, उसका दर्पण का ध्रुव द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक। अब इन पॉइंटों के बाद में अब प्रतिबिंब खींचने के हम कुछ नियम बताएंगे आपको, तो वो समझने हैं, इंपॉर्टेंट नियम है इसके। तो देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। पहला नियम क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, इस तरीका से, ये है आपका अवतल दर्पण, इस तरीका से।
ये मुख्य अक्ष है इसकी, ये क्या है यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ बीच में वक्रता केंद्र होगा, यहाँ क्या है इसकी, ये इसका फोकस है। ऐसे ही अगर हम उत्तम दर्पण बना दें, यहाँ उत्तर दर्पण बना दें इस तरीका से, ये तो ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये आपका यहाँ ध्रुव है, यहाँ बीच में इसका वक्रता केंद्र होगा, ये क्या है इसका फोकस है। तो देखो पहला नियम ये होता है, जो मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण चलती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, उसका जो परावर्तन होता है यानी वापस लौटती है, तो ये फोकस से होकर निकलती है। किससे होकर निकलेगी? फोकस से। पहला नियम ये होता है अवतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें ये पॉइंट, पहला पॉइंट ये है आपका कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद इस मुख्य फोकस से यानी फोकस से होकर निकल जाती है अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन होता है तो इस तरीका से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन ये फोकस से होते हुए निकलती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस से, अवतल दर्पण में फोकस से निकल जाती है किरण, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये पहला पॉइंट हो गया इसका प्रतिबिंब बनाने का नियम का। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये अवतल दर्पण है इस तरीका से, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। ये उत्तल दर्पण लेंगे, ये ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र होगा, ये फोकस है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो फोकस से किरण निकलती है इस तरीका से, दूसरे पॉइंट में क्या है? फोकस से निकलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, फोकस से होकर निकल रही थी। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, उत्तल में फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। अब दूसरे में क्या है? मुख्य फोकस से निकलेगी, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें क्या होगा? द्वितीय फोकस से निकलती हुई यानी द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, इस तरीका से ऐसा लग रहा है इसकी ओर आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन इससे निकलती नहीं है बाहर। तो यानी द्वितीय फोकस की ओर, ऐसा लिखेंगे, फोकस की उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीका से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम देखो, यहां नीचे देख लो, ये है ध्रुव, यहाँ वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और इसमें ये उत्तल दर्पण देखो इधर, यहाँ वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और यहाँ ध्रुव है। तो इसमें ये होता है वक्रता केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो परावर्तन के बाद में उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। लेकिन इसमें उत्तल में क्या होता है? वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण, वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। इसमें आती प्रतीत नहीं होती है, इसमें वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसमें वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ जाएगी नहीं, यहीं से परावर्तन होगा, लेकिन इसमें ये वापस चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, और यहाँ से क्या होगा? परावर्तन होगा, तो ये किरण उसी मार्ग पर लौट जाती है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये आपके 3 नियम हो गए। चौथा नियम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमने पीछे परावर्तन पढ़ाया था इस तरीका से। तो यहाँ ये आपका अविलंब था, ये इस तरीका से जब कोई परावर्तक पृष्ठ पर जो किरण चिकनी तल पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात इस तरीका से उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे थे? बराबर थे। लेकिन यहाँ क्या होगा? जैसे इसी में समझा रहे हैं, इसमें देखो, इसमें समझा रहे हैं, जैसे अगर ये किरण ध्रुव की ओर इस तरीका से जाएगी तो यहाँ से परावर्तन के बाद में इस तरीका से इसी मार्ग में आपकी परावर्तित हो जाएगी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे बनेंगे? बराबर होंगे। ऐसे ही इसमें क्या होगा? इसमें भी यहाँ जाएगी किरण और परावर्तन के बाद में इस तरीका से वापस लौट आएगी। ये सिस्टम होता है चौथे पॉइंट में।
तो ये पॉइंट तीनों अच्छी तरीका से, चारों पॉइंट आपको अच्छी तरीका से आने चाहिए, तभी आप प्रतिबिंब बना पाओगे। अब देखो ध्यान से, गोल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहले इसकी ट्रिक समझोगे अवतल दर्पण की। ये अवतल दर्पण है, इधर समझा रहे हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ क्या है, इसका ध्रुव है, यहाँ बीच में वक्रता केंद्र होगा और यहाँ आपका फोकस होगा, यहाँ फोकस होगा। पहली कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो, जब वस्तु, ये अनंत की सीमा है, अनंत है ये, तो जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन में वस्तु वक्रता केंद्र से परे होगी, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के कहीं बीच में होगी, यहां पर हो। दूसरी कंडीशन में वस्तु ये हो। तीसरी कंडीशन में वस्तु रखी जाएगी आपकी वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन में वस्तु रखी जाएगी वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में। चौथी कंडीशन हो गई है। पांचवी कंडीशन में वस्तु आपकी ध्रुव पर, फोकस पर होगी, कहां होगी, फोकस पर। छठवीं कंडीशन होती है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के ठीक बीच में हो, ध्रुव और फोकस के ठीक बीच में हो। तो ये कंडीशन जो ऊपर वाली है ये आपकी वस्तु की है। लेकिन प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां से स्टार्ट करते हैं, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब इसका फोकस पर बनता है। इसका जो फोकस और ध्रुव के बीच में जो प्रतिबिंब, जो वस्तु रखी जाती है उसकी थोड़ी कंडीशन अलग है, क्यों प्रतिबिंब इधर बनेगा उसके लिए। तो पहले ये समझ लो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। दूसरी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो उसका, जैसे वस्तु इधर आएगी तो प्रतिबिंब इधर आएगा, प्रतिबिंब इधर आएगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसके बाद में चौथी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। उसके बाद में पांचवी कंडीशन में जब वस्तु आपकी फोकस पे आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कहां बनता है, अनंत पर। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, कहीं भी बन सकता है, दर्पण के कहां बनता है, पीछे। यहाँ छठवीं कंडीशन यहाँ होगी आपकी, ये प्रतिबिंब की होगी। एक बात और समझनी है आपको थोड़ी ध्यान से, जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेंगे वो आपके वास्तविक होंगे, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जो वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं, उल्टा होता है प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं, आभासी का मतलब जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेंगे, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेंगे वो आभासी होंगे, आभास कराएंगे, बनेंगे नहीं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं, सीधे। प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेंगे वो आपके वास्तविक होंगे, और जो दर्पण के पीछे बनेंगे वो कैसे होंगे, आभासी। यानी जो प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के काटने पर बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, और जो किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर बनेंगे, डॉट डॉट में पीछे की ओर किरण बढ़ाएंगे तब बनेंगे, तब किरणें कटेंगी, तो वहां प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी। कौन सा बनेगा, आभासी। तो ये आपकी ट्रिक है। तो जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी, या ऐसे बोल सकते हैं वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र से दूर हो, तो उसका प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। उसके बाद में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। फिर चौथी कंडीशन ये होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है, यहां आ जाती है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता है या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। उसके बाद में पांचवी कंडीशन ये होती है जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फिर अनंत पर बनेगा। छठवीं कंडीशन होती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के ठीक बीच में होता है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो देखो पहला पॉइंट ये है कि जब वस्तु अनंत पर होती है, क्या लिखोगे पहले पॉइंट में, जब वस्तु अनंत पर होती है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे खींचेंगे, अवतल दर्पण के लिए। देखो अवतल दर्पण बनाएंगे, ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, यहाँ की वक्रता केंद्र होगा, ये आपका फोकस होगा। तो कंडीशन ये बताई थी हमने
कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के, वो भी अनंत से, कहां से ये किरणें आ रही हैं, अनंत से किरणें आएंगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, तो ये कहां से निकलेंगी, फोकस से होकर निकलेंगी। इस तरीके से ये दोनों किरणें कहां से निकलेंगी, फोकस से। तो यहाँ पर ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब होगा बहुत छोटा होगा, वस्तु से अनंत से किरणें आ रही हैं और ये कहां कट रही है, ये किरणें यहाँ फोकस पर कट रही हैं, ये फोकस पर कटेंगी, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका बिंदु वस्तु यानी बहुत बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का होगा। और ये कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो हम ये याद तो देखो, पहली कंडीशन ये बताई थी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि जो किरण फोकस से होके जाती है, फोकस से होके जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ दोनों नियम लग रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के, ये फोकस से होकर निकल रही है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। पहली कंडीशन क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी और ये फोकस से होकर निकल रही थी। तो ये वाली किरण, ये जाने वाली किरण और ये किरण दोनों यही कट रही है, यहाँ फोकस पर मिल रही है। तो जहां ये दोनों किरण वास्तविक कट रही है वहां वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और ये वस्तु से बहुत छोटा है, यानी बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक कौमा उल्टा तथा बिंदु आकार का होगा, बहुत ही छोटा होगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। क्योंकि वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं और ये प्रतिबिंब है, यहीं पर दोनों किरण काट रही है तो ये बिंदु आकार का होगा। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, जब वस्तु कहां रखी हो हमारी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। ये ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, यहाँ रखी हो वस्तु, ये ए बी ये वस्तु है, तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वह परावर्तन के पश्चात इस तरीका से फोकस से होकर निकल जाती हैं। दूसरी कंडीशन हमने ये बताई थी कि जो फोकस से होकर निकलती हैं, जो किरण फोकस से होकर निकलती हैं वो परावर्तन के पश्चात इस तरीका से, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ये थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो रही है, जैसे ये किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस से होकर निकल जाएगी। और जो किरण फोकस से होकर निकलती है वह वक्रता केंद्र से होकर इस तरीका से ये ऐसे निकल जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, फोकस से होकर निकलेगी। फिर दूसरे पॉइंट में क्या बताया था, जो फोकस से होकर निकलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्राथमिक मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वाली किरण और ये वाली किरण यहां मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ए डैश और वी डैश ऐसे बनेगा। या हम ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तीनों नियम लागू होने चाहिए, कैसे भी कर दो किरण। तो ये मुख्य अक्ष के जो समांतर इस तरीका से प्रकाश चलेगी, किरण चलेगी तो परावर्तन होगा, तो इस तरीका से फोकस से होकर निकल जाएगी। फिर एक हमने ये बताया था कि जो किरण ये बी ये वस्तु रखी है अनंत वक्रता केंद्र से परे इस तरीका से। एक ये कंडीशन बताई थी हमने, जो वस्तु वक्रता केंद्र से होकर, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर निकलती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यदि हम वक्रता केंद्र से अगर किरण खींच दें तो इसी मार्ग पर जाएगी, तब भी ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ही काट रही है, तब भी प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ही बनेगा, ए डैश और बी डैश। चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, बात दोनों सही है आपकी, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या है, जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहां रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा, ये आपका फोकस होगा। तो जब वस्तु इसी पर आ जाए, वक्रता केंद्र पर आ जाए, यहीं आ जाए इसी पर, ये ए बी वस्तु है आपकी, ए और वी, तो इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर यानी फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो किरण फोकस से होकर निकलती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये जहां मिल रही हैं, ये दोनों किरण कट रही हैं, वहां से प्रतिबिंब डाल देंगे, इस तरीका से लंब डाल देंगे। ये थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है लाइन, अगर आप स्केल से बनाओगे बढ़िया तरीका से नाप के तो सही बिल्कुल क्लियर कटेंगे यहीं पर। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण क्या थी, जो किरण फोकस से होकर निकलती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरण यहाँ काट रही है, यहाँ से लंब डाल देंगे, और ये जो लंब डालेंगे वो कहां पर ये डला हुआ है, वक्रता केंद्र पर ही। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और वी डैश वो कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। तो तीसरी कंडीशन ये थी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्यों दर्पण के सामने बढ़ रहा है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, तथा वस्तु के आकार का होगा। कैसा होगा, वस्तु के आकार का होगा। इसमें प्रतिबिंब कैसा था, प्रतिबिंब वस्तु से कैसा था, छोटा था। इसमें जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे थी तो इसमें प्रतिबिंब हमारा कैसा था, वस्तु से छोटा था। तो यहाँ लिख देना यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा। सही है, वास्तविक होगा, ये भी उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का, तथा वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के आकार का होगा। चौथी कंडीशन में क्या है, चौथी कंडीशन आपकी है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कराते हैं। तो देखो आगे, अब चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, कहां रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चौथी कंडीशन, जब वस्तु, यहां लिखोगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, फोकस के बीच में रखी हो। तो ये देखो अवतल दर्पण, ये आपकी मुख्य अक्ष है, यहाँ आपका ये ध्रुव है, यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, फोकस है। तो वस्तु जो आपकी रखी जाएगी, तो देखो चौथी कंडीशन में क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके ठीक बीच में ये वस्तु रखी जाएगी आपकी, ये ए बी, ये आपकी वस्तु है। तो अब इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा आपका, कहां बना है, चौथे का प्रतिबिंब कहां बना है, ये चौथे यानी वक्रता केंद्र से परे बना है, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण होगी, वो फोकस से होकर निकल जाती है, परावर्तन के बाद में फोकस से होकर निकल जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये बताई थी हमने कि जो किरण फोकस से होके निकलती है, परावर्तन के पश्चात इस तरीका से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये जो किरण जहां पर ये कट रही है, जहां पर कट रही है, वहां पर इस तरीका से ये लंब डाल दोगे तो ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और पी डैश। देखो वक्रता केंद्र से परे है प्रतिबिंब, यहाँ भी वक्रता केंद्र से परे है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। लेकिन अब वस्तु आपकी छोटी होगी, प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, क्योंकि जैसे जैसे हम दर्पण के पास जाते जाते प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। तो जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अंत के बीच में बनता है, या वक्रता केंद्र से परे बनता है, वक्रता केंद्र से परे बनता है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा,
प्रतिबिंब वास्तविक, कॉमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। पांचवी कंडीशन देखो, पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन में है कि जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। तो जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, अवतल दर्पण बनाओ। ये यहाँ आपका ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? फोकस। अब वस्तु आपकी ये फोकस पर रखी जाएगी, यहाँ पर ए और वी। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इस तरीका से फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी कंडीशन, हमने एक कंडीशन ये और बताई थी कि जब ध्रुव पर जो किरण जाती है तो इस तरीका से परावर्तन के पश्चात इस तरीका से परावर्तित हो जाती है। क्यों? यहाँ पर इस तरीका से किरण डालोगे, इस तरीका से वक्रता केंद्र से होकर डालोगे, समय नहीं आएगा। तो जब किरण को हम इस तरीका से ध्रुव पर डालते हैं, कहां पर डालते हैं? ध्रुव पर इस तरीका से डालते हैं तो ये परावर्तन होगा, तो इस तरीका से ये किरण चली जाएगी। तो यहाँ पर ये कोण बराबर बनेंगे। तो जब ये किरण चली जाएगी तो ये किरण बहुत दूर पर जाके मिलेंगी, अनंत पर जाके, इस तरीका से अनंत पर कहीं जाके मिलेंगी। तो अनंत पर जब मिलेंगी तो वहां क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो यहां लिख दोगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। छठवीं कंडीशन देखो, छठवीं कंडीशन है कि जब वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। यहां थोड़ा समझना है क्योंकि यहां दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और यहाँ क्या है? फोकस। तो वस्तु जो हमारी रखी जाएगी वो ध्रुव और फोकस के बीच में यहां रखी जाएगी, कहीं यहां रखी जाएगी। ए बी ये वस्तु है। तो इसमें क्या होता है? मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण चलती है इस तरीका से, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो किससे होकर जाएगी? इस तरीका से फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि जब हम इस तरीका से वक्रता केंद्र से अगर हम किरण निकाल दें, कहां से निकाल दें? वक्रता केंद्र से, या फिर यहां से ऐसे इस तरीका से कर दे तो ये पीछे क्यों बढ़ा देंगे? जब किरण यहां वक्रता केंद्र से होकर जाएगी इस तरीका से, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसका परावर्तन होता है तो ये उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। लेकिन ये किरण इधर कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिल सकती है। ये किरणें दूर दूर होती आएंगी। एकदम इन किरणों को आगे की ओर बढ़ा दें। कहां बढ़ा दें? इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर, इस दर्पण के पीछे की ओर इस तरीका से बढ़ा दें तो जहां भी ये किरण मिलेंगी वहां मिलेंगी नहीं, ये आभास होगा, मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो वहां पर ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और वी डैश। ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। केवल एक कंडीशन में ही वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। तो जब वस्तु यहां लिख दोगे, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, आभासी होता है और सीधा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो लिख दोगे यहां पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, कॉमा सीधा होगा, तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये कंडीशन हो गई आपकी 6 अवतल दर्पण के लिए। अब हम बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होती है केवल, कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में रखी हो। तो हेड डालो अब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। नेक्स्ट हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंबों का बनना। स्क्रीनशॉट ले लो इसे इसका। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसकी दो ही कंडीशन है कि जब वस्तु आपकी एक कंडीशन में अनंत पर रखी जाएगी, दूसरी कंडीशन है वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में रखी जाएगी। तो देखो पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, उत्तल दर्पण बना रहे हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये यहां ध्रुव होगा। अब इसका वक्रता केंद्र और फोकस दर्पण के पीछे होगा, इस तरीका से इधर होगा। यहाँ आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ कहीं क्या है, इसका फोकस है। तो जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर, अनंत से किरणें आ रही हो, इस तरीका से अनंत से आने वाली किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इस तरीका से परावर्तन होता है, तो ये फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती है। फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती नहीं है, प्रतीत होती है। ऐसे यहां से कट जाएगी तो ये भी परावर्तन होगा, तो ये भी यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो ये जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होती है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है और बिंदु आकार का होता है, बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो यहां लिख दोगे, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, तो आभासी होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का यानी बहुत छोटा। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु यानी दर्पण, जब वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में रखी हो, यहां कहीं रखी हो, जब वस्तु दर्पण व अनंत के बीच में रखी हो, अनंत के बीच में रखी हो, तो देखो ध्यान दो दर्शक, इसका प्रतिबिंब ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा, ये आपका फोकस होगा। तो जब ये दर्पण और अनंत के, इधर अनंत की स्थिति है, दर्पण है, ये ध्रुव है, तो जब यहाँ कहीं बीच में रखी होगी, यहाँ ए और बी, ये ए भी वस्तु है, तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है इस तरीका से। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो किरण वक्रता केंद्र की ओर, इस तरीका से यहां से वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, अब वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, इस तरीका से जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस तरीका से ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही होगी, लेकिन ये उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये दोनों किरण, एक ये वाली किरण, ये वाली किरण, दोनों यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, तो ये भी आभासी होगा, आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी कौमा सीधा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये अब उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन थी
कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब का फोकस बनता है, दर्पण के पीछे होगा तो वो प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं तथा बिंदु आकार का होगा, बहुत ही छोटा होगा। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है, लेकिन ध्रुव और फोकस के ठीक बीच में बनता है, तो ये दर्पण से छोटा होगा, और जब पीछे बनेगा तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा।